डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी। आज का टॉपिक ही बहुत अजीब है। क्या मरना, शादी करना और उसके बाद इंसॉल्वेंसी, तीनों दुखी 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 होने वाले मामले हैं, तीनों के तीनों। ठीक है। बट चलिए, इसी को डील करना है आज हम लोगों को। डेथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि डेथ होने पर केस का क्या होगा, सिविल केस का। मैरिज कर ले पार्टी तो क्या होगा, इंसॉल्वेंसी के मामले में क्या होगा। ये सारी बातें इसके अंदर कवर की गई हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ऑर्डर 22 के अंदर कवर होता है। ऑर्डर 22 सीपीसी, इसका रोल तब आता है जब मैटर मैरिज से जुड़ा हो, जब डेथ हो जाए पार्टी की, तब की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेट करें तो सबसे पहला पार्ट आता है डेथ। डेथ के केस में ऑर्डर 22 का रूल 1 से लेकर के रूल 6 तक का पार्ट कवर होता है। इसके अलावा 10A, ये भी एक पार्ट कवर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैरिज की, सो मैरिज ऑफ अ पार्टी, तो मैरिज के केस में ऑर्डर 22, रूल 7, और तीसरा जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी की, इसमें हम लोग कवर करते हैं ऑर्डर 22, रूल 8। और इसके बाद भी एक टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट का असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ASSIGNMENT, असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इज अंडर ऑर्डर 22, रूल 10। देखिए क्या कहानी है इसकी, छोटा सा टॉपिक है, बट हाँ इसका अपनी जगह पर बड़ा इंपॉर्टेंस भी है। जब कोई पार्टी मर जाए तो क्या हो सकता है। यहाँ हम पार्टी की बात करते हैं। पार्टी का मतलब है या तो प्लेंटिफ होगा या तो डिफेंडेंट होगा। देखिए बड़ा क्लियर कहा है, द डेथ ऑफ ए प्लेंटिफ और डेथ ऑफ अ डिफेंडेंट shall not cause the suit to abate if the right to sue survives। हर कानून में कहीं भी आप नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हर जगह इफ और बट ये लगा रहेगा, इफ बट प्रोवाइडेड ये सब लगा रहेगा। कानून बेसिकली हर जगह उलझन पैदा करता है, सॉल्यूशन देगा लेकिन वो भी सिचुएशन बेस्ड है सारा का सारा। इसने क्या कहा, डेथ ऑफ ए प्लेंटिफ और डेथ ऑफ ए डिफेंडेंट, यानी कि प्लेंटिफ की डेथ हो जाए तो या डिफेंडेंट की डेथ हो जाए तो, इन दोनों ही सूरतों में जो सूट है वो खत्म नहीं होगा। एबेट का मतलब खत्म हो जाना, सूट विल नॉट एबेट। अब इसमें एक और चीज बात कही गई कि इफ द राइट टू सू सर्वाइव। अब यहां पर उन्होंने कहानी अलग ही कह दी, कहते हैं कि इफ द राइट टू सू सर्वाइव, यानी पार्टी का राइट टू सू सर्वाइव करता है तो तब तो ठीक है, यानी तब तो सूट खत्म नहीं होगा, सूट एवेट नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टी का राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है तो उस केस में सूट एवेट हो जाएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर करना होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म राइट टू सू। क्या होता है राइट टू सू, एनीबॉडी कैन शेयर व्हाट इज राइट टू सू। राइट टू सू किसको कहते हैं, राइट टू सू क्या होता है, एनीबॉडी बता सकते हैं क्या हो सकता है राइट टू सू, जल्दी से। सिविल मैटर में, सिविल प्रोसीडिंग में राइट टू सू किसे कहते हैं, किसको कहना चाहिए राइट टू सू।
सर जिसको सू करने का अधिकार है, जिसको केस करने का अधिकार है। पार्टी तो मर गई। तो पार्टी तो मर जाती है सर, हाँ। बट सिविल सूट्स में उसके लीगल हायर रहते हैं ना। अच्छा। ओके। मतलब लीगल एयर रहेंगे तो फिर वो नहीं खत्म होगा। नहीं सर, फिर तो बहुत मुश्किल है उसको खत्म करना। ओके, चलिए इसको थोड़ा हम लोग और क्लियर कर दे रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि राइट टू सू क्या होता है, क्योंकि पूरी कहानी इसी पर बेस्ड है। राइट टू सू अगर है तब तो सूट सरवाइव करेगा, सूट रहेगा। और अगर राइट टू सू नहीं है तो सूट एबेट हो जाएगा। नो, द पॉइंट हियर इज टू सू के कॉन्सेप्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना है और राइट टू सू होता क्या है। देखिए, सबसे पहले समझिए, राइट टू सू सर्वाइव्स द डेथ ऑफ अ पार्टी इन सिविल प्रोसीडिंग्स। इट मीन्स अगर प्लेंटिफ की डेथ हो जाए या अगर डिफेंडेंट की डेथ हो जाए, प्लेंटिफ की डेथ हो जाए या डिफेंडेंट की डेथ हो जाए, तो प्लेंटिफ के डेथ होने पर या डिफेंडेंट के डेथ होने पर उनके हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। द सही वर्ड, द करेक्ट वर्ड इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि सीपीसी में, कानून की किताब में लीगल एयर वर्ड नहीं है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ये एलआर होते हैं। एलआर का डेफिनेशन है। और एलआर के डेफिनेशन में हम लोग अगर नॉर्मली बात करें तो एलआर में कौन कौन आता है। एलआर में जो एयर होते हैं, लीगल एयर, वो आ सकते हैं। इसके अलावे एग्जीक्यूटर्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर भी आ सकते हैं। ये सब के सब जो है हमारे लीगल एयर आते हैं, सॉरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। नाउ, अगर प्लेंटिफ की मौत हो जाती है और उसके मरने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो फिर सूट कंटिन्यू होगा, प्रोवाइडेड कि जो कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए वो पर्सनल नहीं होना चाहिए। नाउ, यहां पर एक बात जरूर क्लियर कर देना चाहिए कि प्लेंटिफ के डेथ होने पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो राइट टू सू रहेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो राइट टू सू खत्म। और राइट टू सू खत्म तो फिर सूट भी खत्म। सो यहां पर सिंपल ऐसे समझिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर है किसके मरने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ प्लेंटिफ और आफ्टर द डेथ ऑफ डिफेंडेंट। सो अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और आफ्टर द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट, तो उस केस में यहां पर राइट टू सू कंटिन्यू रहता है। और अगर नहीं है एलआर तो राइट टू सू भी कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं, एल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइट टू सू। एल आर है तो उसको राइट टू सू का अधिकार है, एल आर नहीं है, राइट टू सू नहीं है, बात खत्म हो गई। कभी भी इस चीज को याद रखिए कि सिविल लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल इसी बात पर फोकस करता है कि सिविल सूट कभी भी ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होता है। सिविल सूट डज नॉट एबेट ऑटोमेटिकली अपॉन द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट। कभी भी ऐसा नहीं होगा। जब भी अगर बात करेंगे इसके खत्म होने की, एबेट होने की, तो इसके लिए बस इतना याद रखिएगा, वैसे मामले जो डायरेक्टली पर्सनल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वैसे मामले जो डायरेक्टली पर्सनल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बता सकते हैं जो डायरेक्टली पर्सनल होगा। जैसे डिफामेशन का केस,
भाई डिफामेशन मैंने करी थी, आपने मेरे खिलाफ केस फाइल किया, मैं मर गया, मामला खत्म। डिफामेशन तो मैंने किया था ना, मेरे बच्चों ने नहीं किया, मेरे वाइफ ने नहीं किया, मेरे गार्जियन ने नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया। हु डिड डिफामेशन? द केस filed against me, and in that case if I died, then the suit also abates. इसके लिए कानून में एक प्रावधान है जिसको हम लीगल मैगजिम कहते हैं, और वो लीगल मैगजिम बहुत कॉमन है, आपने शायद सुना भी होगा। एक्सियो पर्सोनालिस, एक्सियो पर्सोनालिस मॉरिटर, MORITUR, मॉरिटर कम परसोना, कम परसोना, एक्सियो पर्सनालिस मॉरिटर कम परसोना। बड़ा सिंपल सा मैगजिम है, ये कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं है कि याद नहीं रहेगा, ये याद रहने वाला मैगजिम है। दिस मैगजिम, देखिए अब एक लाइन में कहानी थी, मैंने पूरी बात आप लोगों को डिटेल से बता दी। आपको प्रैक्टिस में जाना है, प्रैक्टिस में अप्लाई करें इस कॉन्सेप्ट को, एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। दिस मैगजिम एक्सियो पर्सनालिस मॉरिटर कम परसोना applies in those cases the matter is purely personal in nature, when the matter is completely personal in nature। एग्जाम्पल डिफामेशन, और भी केसेज हो सकते हैं। अगर मैं आपको पीटता हूं, असॉल्ट, तो भाई मैंने पीटा है, असॉल्ट। या कोई अदर, कोई भी पर्सनल इंजरी जो कि दी गई हो, उन सारे मामलों में। सो अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? एक्शन यानी केस खत्म हो जाएगा पर्सन के मरने के बाद। सिंपल फंडा ये। सर सो असोल्ट और वो तो क्रिमिनल में आएंगे। क्या मैडम? सर आपने बोला असोल्ट और इंजरी, वो तो सर क्रिमिनल में आएगी। सिविल में भी आती हैं, कहाँ सर? जब कॉम्पनसेशन मांगेंगे तब। हम्म। क्रिमिनल में तो आप पनिशमेंट मांगते हैं ना, जी सर। इसको 6 महीना साल भर जितना भी पनिशमेंट लिखा गया है, इसको लटकाइए जेल में। तो बंदा ही मर गया तो अब किसको लटकाएंगे जेल में, बताइए? मर गया तो काम खत्म। जैसे मान लीजिए किसी बंदे के खिलाफ मर्डर प्लस रेप का चार्ज, एक सिंपल एग्जांपल, एकदम जो होता है ना हॉट एग्जांपल। अब जज साहब ने कह दिया कि ठीक है, मर्डर के लिए 10,000 रुपया फाइन, बताता है फाइन का ऑप्शन है, देखिए कानून में लिखा हुआ है, 10,000 रुपया फाइन और 10 साल के लिए जेल। रेप के लिए 7 साल के लिए जेल और 7,000 रुपया फाइन। आदमी तो मर गया, मान लीजिए जेल में गया, मर गया, तो जो 7,000 रुपया फाइन है वो छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। 10,000 रुपया फाइन जो है छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा, वो देंगे। दैट इज द पॉइंट। वो क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस की बात करो, वहां पर पनिशमेंट, जेल खत्म, मर ही गया तो उसको क्या सजा कहां से दे सकते हैं, सवाल ही नहीं है। मतलब इलॉजिकल बातें हो जाएगी जिसका कोई लेना देना है ही नहीं। नो सी, मुद्दे पे आते हैं। तो हम लोग कहां पर बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि राइट टू सू तभी रहता है जब, राइट टू सू तभी रहेगा जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, राइट टू सू खत्म हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर द डेथ ऑफ ए पार्टी? व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टी? आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टी क्या प्रोसीजर होगा पार्टी का मरने के बाद? और ये भी हम लोग सीपीसी के हिसाब से देखेंगे। व्हाट इज द प्रोसीजर? सबसे पहला बड़ा सीधा सा फंडा है, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, जो कोई मर गया, जिसकी डेथ हो गई, यदि प्लेंटिफ मर गया तो प्लेंटिफ के साइड से, अगर डिफेंडेंट मर गया तो डिफेंडेंट के साइड से, जो जो भी मर गया उसके साइड से।
तो मान लीजिए कि प्लेंटिफ मर गया या डिफेंडेंट मर गया, देन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट सबसे पहला काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन ऑफ एल आर। यानी जो ओरिजिनल पार्टी थी वो तो मर गई, और उसके नीचे जो एल आर होते हैं उसको हम यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी उसका नाम अब केस में आएगा, पहले वाले का नाम हटा दिया जाएगा। सो एन एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड टू द कोर्ट to substitute the legal representatives of the deceased। दूसरा काम, जो टाइम लिमिट कहते हैं कानून के हिसाब से, कहता है कि पार्टी के मरने के 90 दिनों के बाद कम से कम 90 डेज के अंदर, विद इन दैट 90 डेज लिमिटेशन पीरियड, सब्सटीट्यूशन की पिटीशन टाइपिकली लगा देनी चाहिए। अगर 90 दिन का समय बीत जाता है और उसके बाद तक नहीं सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो उस केस में अगर सूट में अगर ज्यादा पार्टीज नहीं है, मतलब एक ही प्लेंटिफ एक ही डिफेंडेंट है, तो उस केस में सूट एबेट हो जाएगा, सूट एबेट हो जाता है, यानी केस खत्म हो जाएगा। सो इफ नो एप्लीकेशन for substitution is made within the prescribed time, that is 90 days, then the suit abates। abate का मतलब end हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। उस डिसिस्ट पार्टी के मामले में खत्म, जो मर गया उसके, मतलब आप समझिए, अगर एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ मर गया, केस खत्म। कब? यदि आपने 90 दिनों के अंदर अगर आपने सब्स्टिट्यूशन पिटीशन नहीं लगाई तब। इस कंडीशन में कोई सब्स्टिट्यूशन पिटीशन नहीं लगाया गया, खत्म हो गई कहानी। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर दो प्लेंटिफ हो जाए, एक हो जाए P1, एक हो जाए P2, दो प्लेंटिफ वर्सेज एक डिफेंडेंट। अगर P1 मर गया, P2 इज स्टिल अलाइव, P1 मर गया, P2 इज स्टिल अलाइव, तो P1 के तरफ से 90 दिनों के अंदर सब्स्टिट्यूशन पिटीशन आना चाहिए। और अगर P1 के तरफ से 90 दिनों के अंदर सब्स्टिट्यूशन पिटीशन नहीं दाखिल किया गया, तो P1 के रिस्पेक्ट में, मैं रिपीट कर रहा हूं, P1 के मामले में केस सूट जो है वो एबेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। P2 का केस चलता रहेगा, P1 का केस एबेट हो जाएगा। इसके लिए बकायदा सिविल जज को या कोई भी कोर्ट है उसको ऑर्डर पास करना पड़ता है, कि चूंकि इसका जो है इतने टाइम पीरियड के अंदर नहीं आया है, इसीलिए सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया किसी पार्टी को, इसीलिए इस केस को क्या करते हैं, एबेट करते हैं। P2 के लिए चलता रहेगा। अब यह भी हो सकता है कि सर P1, P2, P3 तीन लोग हैं, ये भी एक सिनारियो हो सकता है कि तीनों गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, डेट से घर लौट रहे थे, डेट करके तीनों मर गया, और तीनों में से किसी का कोई सब्स्टिट्यूशन पिटीशन नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली खत्म कहानी। 90 डेज का टाइम पीरियड रहेगा, उसके अंदर नहीं फाइल किया, सूट खत्म, सूट कम्स टू एन एंड। बस सिंपल याद रखना है, एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के तहत अगर आ गया सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में हम लीगल एयर नहीं बोलेंगे, हम लोग टेक्निकली बोलते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे, टेक्निकली हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सही बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग एल आर बोलेंगे। तो एल आर जब तक नहीं आएगा तब तक सूट कंटिन्यू नहीं रहता है, अगर एल आर आ गया तो सूट कंटिन्यू रहेगा, अगर एल आर नहीं है तो सूट कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो सारी कहानी किसके ऊपर घूमती है, एल आर के ऊपर। एल आर का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, अगर आप लोग को ध्यान में है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं ध्यान में है तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी और है तो भी। देखिए मैं यहाँ पर फिलहाल दिखा देता हूँ एल आर कहाँ पर मिलेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए यहाँ पर 211, ये रहा आपके सामने 211 लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, इसका जवाब यहां मिल जाएगा, ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमीडियल्स विद द स्टेट of the deceased and where a party sues or is sued in a representative character। क्या लिखा है, a party sues or is sued, यानी एक पार्टी जो है केस करता है या दूसरे यानी उसके ऊपर कोई केस होता है, कैसे, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर से। द पर्सन ऑन हुम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो सुइंग और सूड, उसको हम क्या कह रहे हैं, LR कहते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अब मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसा भी आ जाए, चलिए सब कुछ बता रहा हूं डिटेल से, सिचुएशन ऐसा आ जाए कि पार्टी की डेथ हो गई और वकील साहब को खबर नहीं, बहुत बार होता है कि वकील साहब संपर्क में नहीं है या पार्टी ही भाग गया कहीं और, पार्टी को पता ही नहीं है कि पिताजी ने केस कर रखा था कहीं, पार्टी को बहुत दिन के बाद पता चलता है, ऐसे भी सीन होते हैं। तो पार्टी को पता ही नहीं था कि पिताजी गुजर गए और इधर केस में डेट पर डेट लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। जब केस खत्म होता है तो ऑर्डर पास होता है, तब पता चलता है। तो अब यहां पर इनकेस अगर सूट एबेट कर जाए तो हम क्या करें, तो सूट अगर एबेट कर जाता है तो सूट एबेटमेंट को सेट असाइड करने के लिए हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एंड दैट इज, पहली बात जो होती है वो सफिशिएंट कॉज। इफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब होता है जो एप्लीकेशन लगाने वाला था, जिसको एप्लीकेशन लगाना चाहिए था, तो यदि एप्लीकेंट जो है वो इस बात से कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि उसके पास सफिशिएंट कॉज था, अगर सफिशिएंट कॉज इस बात को साबित कर देता है तो जो सूट एबेट हुआ है वो सूट वापस से उसी पोजीशन में रिस्टोर हो जाएगा। यदि पार्टी को अगर डिलीट कर दिया गया, मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टी का नाम डिलीट कर दिया गया, 4 डिफेंडेंट हैं, एक डिफेंडेंट मर गया और उसमें से एक डिफेंडेंट जो मर गया उसके तरफ से कोई भी सब्स्टिट्यूशन पिटीशन नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर बाद में लगा दिया गया तो उसका नाम सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, नहीं लगाया तो उस पार्टी का नाम डिलीट कर दिया जाएगा। सिंपल है, दिस इज द सिंपल प्रोविजन जो कि यहां पर आती है और कुछ भी नहीं। नाउ ऑर्डर 22 सीपीसी डील्स विथ सच सिचुएशंस। आगे देखिए, प्रोसीजर वेयर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट डाइज एंड राइट टू सू सर्वाइव। ये बात मैंने बता दी अभी, इसको अलग से बताने की मेरे को जरूरत अब नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है, हम यहां पर सिर्फ प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, हम प्रोसीजर की बात करेंगे जहां पर एक सेवरल प्लेंटिव्स थे, बहुत सारे प्लेंटिव्स थे या बहुत सारे डिफेंडेंट्स थे, उसमें से किसी एक प्लेंटिव की मौत हो गई, उसमें से किसी एक डिफेंडेंट की मौत हो गई। तो 2 प्लेंटिव थे, 3 प्लेंटिव थे, 5 प्लेंटिव थे, 5 डिफेंडेंट थे, उनमें से किसी एक की मौत हो गई। तो क्या प्रक्रिया, मैंने आपसे बता दिया प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है। प्रक्रिया बस सिंपल है कि उसका आएगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन आया तो ठीक है, नहीं तो खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा फंडा है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम लोग इसमें दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि अगर हम उस प्रोसीजर की बात करें जहां पर सोल प्लेंटिफ है, ये भी मैंने आपको जस्ट डील किया, जहां पर सोल प्लेंटिफ है, सो वेयर वन ऑफ 2 or more plaintiff dies and the right to sue does not survive to the surviving plaintiff or plaintiffs alone, or a sole plaintiff or a sole surviving plaintiff died, सोल था खत्म हो गया, and the right to sue and the right to the sue survives on an application made in this that behalf
shall cause the legal representative of the deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit. सिंपल फंडा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन लगाएगा और वो सब्सटीट्यूट कर जाएगा, उसका नाम आएगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो जो भी बातें मैंने को बतानी थी वो सारा का सारा मैंने पार्ट यहां पर कवर कर दिया है इन द मैटर ऑफ डेथ ऑफ द पार्टी। नाउ अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, मैं पहले आपको यहां दिखा देता हूं। देखिए, ये इंसर्ट किया गया है, यहां पर आप देखेंगे फुट नोट नंबर 2 लिखा हुआ है। सो यहां पर एक्ट 104 ऑफ 1976, 1977 से ही ये लागू है, चलता आ रहा है। नाउ द व्हाट इज द सिचुएशन, सी ये कह रहा है कि वेयर देयर इज नो एल आर, जहां पर कोई भी एल आर नहीं है, उस कंडीशन में प्रोसीजर क्या होगा या उसका प्रोसीजर कैसे चलेगा जहां एल आर मिल ही नहीं रहा है, यहां एल आर आया ही नहीं है। देखिए बड़ा क्लियर कहता है, इफ in any suit it shall appear to the court that any party who has died during the pendency of the suit, मैं लाइन इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि अगर जरूरत हो तो आप हाईलाइट कर लो। आप किसी भी सूट में जहां पर कोर्ट को ये अपीयर होता है, शैल अपीयर, that any party has died during the pendency of the suit has no legal representative, no legal representative, has no legal representative, has no LR। उस कंडीशन में क्या होगा, द कोर्ट में, कोर्ट उस सिचुएशन में, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सूट, बहुत क्रिस्टल क्लियर कहा कि उस कंडीशन में जहां पर किसी पार्टी के तरफ से एप्लीकेशन मूव करने पर, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सूट। एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, एनी पार्टी, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो। नाउ proceed in the absence of a person representing the state of the deceased person or may be order appoint the administrator general। पहला तो हो गया एलआर नहीं है तो उस जगह पर कौन आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल और एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और सच अदर पर्सन एज इट थिंक्स फिट to represent the state of the deceased person for the purpose of the suit, and any judgment or order subsequently given or made in the suit shall bind the state of the deceased person to the some extent as he would have been bound if a personal representative of the deceased had been a party to the suit। यहां तक हम लोग सोचते हैं तो बड़ी अच्छी बात, नहीं सोचते तो सोचना चाहिए। अगर एलआर नहीं है, who has died during the pendency of the suit has no legal representative। Any party who has died during the pendency of the suit has no legal representative। The court may on the application of any party to the suit, कोर्ट ऐसा कर सकती है जब पार्टी की तरफ से एप्लीकेशन मूव होता है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सूट, किसी भी पार्टी के तरफ से कोई भी एप्लीकेशन होने पर। तो अगर हमें एप्लीकेशन लगानी है तो क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमें पता है कि 2 प्लेंटिफ हैं, इसमें हम प्लेंटिफ नंबर 2 हैं, आप प्लेंटिफ नंबर 1 हैं। आपको पता है कि आप प्लेंटिफ नंबर 1 है और मैं प्लेंटिफ नंबर 2 हूं और प्लेंटिफ नंबर 2 का कोई नहीं है।
प्लेंटिफ नंबर 2 का सब मरमुरा गया, नो सब्स्टिट्यूशन पिटीशन विद इन 90 डेज, नहीं है तो आप P1 है, आपने क्या किया, आपने एप्लीकेशन लगाई, एन एप्लीकेशन अंडर एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 22 रूल नंबर 4A CPC, आपने लगाई एप्लीकेशन, किस बात के लिए, इस बात के लिए टू प्रोसीड इन द एब्सेंस ऑफ ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, पार्टी नंबर P2। यानी आप ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि जनाब P2 जो है, अगर आप P1 है, मान लीजिए प्लेंटिफ नंबर 1 है और यहां पर ये P2 है, आपने कहा कि जनाब P2 मर चुका है, P2 का कोई LR नहीं है, और LR नहीं है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केस को कंटिन्यू करें, सूट को कंटिन्यू करें, टू प्रोसीड, प्रोसीड आगे बढ़ो, टू प्रोसीड किसके साथ आगे बढ़ो, टू प्रोसीड इन द एब्सेंस ऑफ ए पर्सन, नहीं है पर्सन नहीं है, टू प्रोसीड इन द एब्सेंस ऑफ ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। या आप दूसरा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब बढ़िए, या तो आप दूसरा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब एक एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट करिए, उसका कोई LR नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है, सो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट किया जाना चाहिए। ये कब होता है पता है, सामान्य परिस्थिति में तो नॉर्मली खत्म हो जाएगा सूट, लेकिन अगर मान लीजिए राजा महाराजा थे, कोई जमींदार थे, उनके पास 4000 बीघा जमीन थी। बिहार में एक राजा महाराजा हुआ करते थे, बेतिया महाराज, नाम सुने होंगे, अगर सुने होंगे तो। उनके पास करीब 4000 या 40,000 ऐसा कुछ है, मेरे को सही डेटा याद नहीं है नंबर में, बट उनकी उतनी जमीनें थी जो आज के यूपी और बिहार के पूरे एरिया में कवर करती, मतलब आधा जमीन उनका बिहार में आज की तारीख में है और आधा यूपी में चला गया, और उनका कोई भी वंशज नहीं है, कोई भी नहीं है। 200-300 साल हो गया, लगभग 150-200 साल जो भी है, अब उनकी कोई औलाद नहीं है। अब वो क्या कर रही है, सरकार उसके पीछे पड़ गई, बोले चल भाई अब एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट करवाते हैं। नाउ सरकार इज ऑल्सो ए पार्टी इन द केस, तो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट कर दो, या तो कोर्ट का कोई ऑफिसर अपॉइंट कर दो, या आपको जो सही लगे जनाब उसको आप रखिए, सिंपल। और अदर पर्सन एज इट थिंग्स फिट टू रिप्रेजेंट, किस लिए रखना है, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल क्यों चाहिए, टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट क्यों चाहिए, टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। आप ये कर दो, बस रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को रख दो, उसके बाद जो फैसला लेना है ले लो, ये बात यहां पर कही गई। नाउ सी, जब ये एप्लीकेशन लगती है अंडर ऑर्डर 22 रूल 4A CPC फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट इन द एब्सेंस ऑफ, जो भी लिखना है वो लिख दिया। अब इसके बाद अगर आप कोर्ट में है तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, सिविल जज को क्या करना चाहिए, सब रूल नंबर 2, सब रूल नंबर 2 में कहा है क्या करना है। सब रूल नंबर 2 कहता है अगर कोई इस तरह की एप्लीकेशन आती है तो कोर्ट क्या कर सकता है, दो ऑप्शन है, कोर्ट ये कर सकता है और दूसरा करना ही करना है। क्या कर सकता है, द कोर्ट में रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब होता है आदेश देना, यहां पर आदेश ऑर्डर के सेंस में लेंगे। द कोर्ट में रिक्वायर नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द ऑर्डर टू बी गिवन, फॉर द ऑर्डर टू बी गिवन टू सच इफ एनी क्या निकलता है, मतलब मे रिक्वायर नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन कोर्ट में आपने दाखिल करी, अब उस पर अपोजिट पार्टी को नोटिस जाएगा। सिविल का यही तो बड़ा अच्छा कहानी है कि हर बात के लिए क्या जाता है, नोटिस, हर बात में आपको नोटिस देना है, कुछ भी करना है तो आपको नोटिस ही देना पड़ता है। सो मे रिक्वायर नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द ऑर्डर टू बी गिवन
टू सच, अगर कोई है, इफ एनी ऑफ द पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट इन द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, यानी मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति में जिस किसी का कोई भी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, किसी न किसी तरीके से वो उस पर कोई कंट्रोल लेना चाहता है, उस पर्सन को दिया जाएगा। क्या लिखा? टू बी गिवन, क्या लिखा? मे रिक्वायर नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर टू बी गिवन टू सच पर्सन इफ एनी, यदि कोई होगा तो भेज देंगे। और शैल में क्या लिखा? शैल एज सर्टेन दैट द पर्सन प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट। अब इसमें क्या करना है, यानी आप सिंपल भाषा में यह समझिए कि जब कभी भी ये सिचुएशन आएगी, एलआर नहीं मिल रहा है आपको, तो एक ऑप्शन ये है कि पार्टी जो है, कोई भी पार्टी एप्लीकेशन मूव कर देगी कि जनाब नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलने दो, आपकी मर्जी, एक एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट कर दो, आप कोई कोर्ट का ऑफिसर अपॉइंट कर दो, और केस को प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ाइए। मर गया तो मर गया, अभी आगे तो बढ़ना पड़ेगा। अब जब लग गया तो जज साहब क्या करेंगे? जज साहब क्या करने वाले हैं? सबसे पहले नोटिस करने वाले हैं, और नोटिस करने के बाद क्या करेंगे? द पर्सन प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड, यानी जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल या जिस किसी पर्सन को जो कि कोर्ट का ऑफिसर है, जिसको अपॉइंट किया जाएगा, उसके बारे में पता कर लेगा कोर्ट कि कहीं इस बंदे का कोई इस पर इंटरेस्ट तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट तो नहीं है, मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। अगर है तब उसको नहीं लिया जाएगा, और अगर नहीं है तो उसको ले लिया जाएगा। मतलब ऐसे समझिए, यहां पर P1 है, यहां पर P2 है, और यहां पर एक डिफेंडेंट है। P1 मर गया, P2 कंटिन्यू कर रहा है। P1 के तरफ से कोई भी सब्सटीट्यूशन पिटीशन नहीं डाला गया है, नो सब्सटीट्यूशन एप्लीकेशन, नो सब्सटीट्यूशन पिटीशन, कुछ भी नहीं। अब यहां पर P2 क्या करेगा? P2 आया, उसने क्या किया? ऑर्डर 22 रूल नंबर 4A का एप्लीकेशन मूव कर दिया। अब इसमें दो बातें, या तो जनाब आप एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट कर दीजिए, या तो कोई कोर्ट का ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंट कर दें, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इसमें अपॉइंट कर दें, और कंटिन्यू करेंगे इसको। अब जैसे ही एप्लीकेशन आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? जैसे ही एप्लीकेशन आएगा तो कोर्ट क्या करेगा? नोटिस। अगर कोई होगा तो नोटिस करेगा ना, कोई आदमी ही नहीं तो नोटिस क्या करेगा? खत्म कहानी। अगर है तो नोटिस, नहीं है तो कोई नोटिस नहीं। और उसके बाद कोर्ट को दूसरा काम क्या करना है? इसके एप्लीकेशन पर, यानी ऑर्डर 22 रूल 4A के एप्लीकेशन पर जो भी यहां पर पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, उस पर्सन को इस बात का निर्देश देना है, ध्यान देना है कि हाँ भैया तुम जो है क्या करोगे, तुम्हारा एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सॉरी, एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जैसा इंटरेस्ट है वैसा ही वहां होना चाहिए। दिस इज द पॉइंट जो यहां पर कंसिडर करने वाली बात आती है। नाउ द पॉइंट हियर इज, अगर नहीं है तो उस पॉइंट को कंसीडर करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सर नेक्स्ट। हाँ जी। सर ये तो समझ आया कि आपने बताया कि कोई मर गया तो उसकी जगह पे ये आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और उसका कोई भी वो नहीं है, हम्म। पर्सन नहीं है उसके पीछे। हम्म। तो फिर सर उस केस को अगर वो जीत जाता है तो फिर क्या फायदा, वो तो है ही नहीं। तो जीत जाता है, कोई फायदा नहीं है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो दूसरे का तो नहीं लेगा ना प्रॉपर्टी, जो जिसका सरकार, ठीक है, मान लीजिए मर गया, तो उसका हिस्सा कितना बना, उसको कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो हिस्सा पता चल जाएगा सरकार के रिकॉर्ड में कि इस हिस्से का कोई दावेदार नहीं है। वो अगर पता चल गया कि हाँ इस हिस्से का कोई दावेदार नहीं है, तो सरकार ही मान लिया जाएगा, और उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल होगा, सरकार उसको फिर से अपना डील कर लेगी। समझ रहे जी बात सर। को? जी सर। मतलब अब ये पता चल गया कि कौन सा सरकारी जमीन है, कौन सा प्राइवेट प्लॉट है, वो पता चल जाएगा ना। अब जब आएगा ही नहीं रिप्रेजेंट, कम से कम नेचुरल जस्टिस तो होगा,
भाई हाँ कौन है, क्या है, कितना है, नहीं है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब क्लियर ही नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है। ठीक जी है। सर। अब तो कोई डाउट नहीं है मन में। नहीं सर। चलिए अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो अब यहां पर हमारी कहानी खत्म हो गई इसमें। ठीक है। अब ये सब छोट अलग बातें हैं जो हम लोग को, अगर इसको डील करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। इसमें रूल 6 तक हमारा मामला है, कवर होता है। मैंने पहले कहा रूल 1 से लेके रूल 6 तक हम इसमें कवर करते हैं। चलिए इसमें देखिए क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधे पॉइंट पे बताता हूं। यहां पर सिंपल ये कहता है कि जहां पर कोई भी, अगर ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई एनी पर्सन इज और इज नॉट द एलआर, सवाल ये उठ गया कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन जो है एलआर है भी कि नहीं है, इस पॉइंट को कंसीडर करने के लिए वेदर दिस इज ए पर्टिकुलर पर्सन, और ये है या नहीं है, इसको कैसे कंसीडर करेंगे। मैंने दावा ठोक दिया मैं एलआर हूं तब, और मैं नहीं हूं तब। So where a person or where a question arises as to whether any person is or is not the LR of a deceased plaintiff or a deceased defendant, इसको कोर्ट डिसाइड करेगी। बशर्ते कि, क्या सीन है, बशर्ते कि सच क्वेश्चन अराइजेस बिफोर एन अपीलेट कोर्ट, दैट कोर्ट में बिफोर डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन क्या करेगा, सबॉर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्शन देगा कि भाई आप इस मामले की सुनवाई करो। मतलब अगर ये मामला गलती से भी अपीलेट कोर्ट के सामने निकल गया तो अपीलेट कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। अपीलेट कोर्ट जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्शन देगा कि भाई सबॉर्डिनेट कोर्ट इस मामले को डिसाइड करके बताओ हु इज द रियल लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कौन है लीगल एलआर सही वाला। और जब से ही आपको पता चल जाए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने केस का रिकॉर्ड वापस कर देना है विथ द एविडेंस कि हाँ दिस इज द पर्सन हु इज द एल आर, एक्चुअल वाला एल आर ही है। क्लियर यहां तक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है तो बता दीजिए कोई दिक्कत हो तो। सर हाँ जी। रिक्वेस्ट ही आप समरी देंगे लास्ट में, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। समरी क्या, पूरा वीडियो दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब पे चला जाएगा। ओके। थैंक यू सर। परेशान नहीं होना है, क्लास हाँ के लिए थैंक मेरे यू यहाँ सर। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सर थोड़ा समय लगेगा, आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए लास्ट रूल नंबर 6, नो एबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। अब इसमें क्या कहना, कुछ नहीं कहने के लिए। मतलब सिचुएशन नंबर 6 ये कह रहा है, सब रूल नंबर 6 ये कह रहा है कि कहीं भी कुछ भी हमने कहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन सरवाइव करता हो नहीं करता हो, लेकिन एबेटमेंट नहीं होगा, देयर शैल बी नो एबेटमेंट। कब नहीं होगा एबेटमेंट, ये तो कमाल की बात हो गई। कब नहीं एबेटमेंट होगा बताइए। चलिए आप लोग बताइए कब एबेटमेंट नहीं होगा। नो एबेटमेंट लिखा है, ये कह रहा है एबेटमेंट नहीं होगा। कब एबेटमेंट नहीं होगा, मैंने आंसर दिया हुआ है पहले। एनी बडी कैन गिव मी द आंसर, जो जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं कहूंगा जी नहीं, जो जुड़े थे। बताइए। सर जो अभी आपने बताया था कि जो कोज ऑफ एक्शन है वो पर्सनल नहीं होना चाहिए। ओके। देखिए सही बात है। देखिए सूट एबेट क्यों नहीं होगा, जहां पर राइट टू सू पैदा रहेगा, राइट टू सू रहेगा, बात खत्म हो गई। जहां पर राइट टू सू है तो वहां पर कोई मामला नहीं क्रिएट होगा।
यहां तक तो हमारा केस है किसका, हम लोगों का ये मैटर है डेथ के सेंस में। ठीक है, मरने मरने की बात हम लोग करते हैं, अभी सब शादियों का मौसम चल रहा है, सब इंजॉयमेंट कर रहे हैं और हम लोग मरने की बात कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। ठीक है, नाउ डेथ के सेंस में ऑर्डर 22 रूल 1 से लेकर के रूल 6 तक, और एक और रूल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो यहां पर ये मिलेगा। दिस इज एज ए लॉयर आपकी ड्यूटी क्या बनती है, एज ए प्लीडर आपकी ड्यूटी क्या बनती है? कुछ नहीं, कोर्ट को सूचित करना, कोर्ट को इंफॉर्मेशन देना, दैट इज द ओनली ड्यूटी ऑफ ए लॉयर। So wherever a pleader appearing for a party to the suit comes to know of the death of that party, he shall inform the court about it, and the court shall thereupon give notice of such death to the other party, and for this purpose the contract between the pleader and the deceased party shall be deemed to subsist. कितने दूर का सोच के लिखा है इन्होंने, मैंने एक लाइन में पढ़ के बता दिया, कितनी दूर का सोचा। क्या लिखते हैं, कानून कहता है कि भाई प्लीडर की ड्यूटी बनती है कि कोर्ट को सूचना दे दे कि हाँ जी पार्टी की मृत्यु हो गई, मर गया। जब पार्टी मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कौन था, वकालतनामा पे साइन कराने वाला कौन था, पार्टी, वो तो मर गया। तो मर गया तो उसके बाद क्या होगा, मरने के बाद अगर कुछ ऐसा आगे मामला बढ़ता है तो कोर्ट क्या कहती है कि ठीक है भाई, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो इस केस में तो आपका ओके है, नहीं तो फिर दूसरा या उसी को कंटिन्यू करिए। नाउ सी व्हाट इट से, he shall inform the court about it, and the court shall thereupon give notice of such death to the other party. मृत्यु की जो सूचना है, मरने का जो डेथ का जो इंफॉर्मेशन है वो अदर पार्टी को दिया जाएगा। एंड और फॉर दिस पर्पस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लीडर एंड द डिसीज्ड पार्टी शैल बी डीम्ड टू सबसिस्ट। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही पार्टी की मौत हो जाती है वैसे क्लाइंट और एडवोकेट का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। एडवोकेट रिलेशनशिप खत्म, रिलेशनशिप फिनिश, खत्म। लेकिन कानून कहता है, ऑर्डर 22 रूल 10A कहता है कि सूचना देने के लिए, हाँ क्लास ले रहे हैं, क्लास घर पर क्लास ले रहे हैं तो नाउ ऑर्डर 22 रूल 10A कहता है फॉर द गिविंग द इंफॉर्मेशन, यानी डिफेंडेंट मरा तो प्लेंटिफ को सूचना देने के लिए, प्लेंटिफ मरा तो डिफेंडेंट को सूचना देने के लिए। आपका वकालत वाला जो वकालतनामा जो साइन किया हुआ है वो आपका सरवाइव करेगा, आगे पीछे नहीं कम करेगा। आप आके कोर्ट में अपीयर कर सकते हैं लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ सूचना दे सकते। यू कैन गिव द इंफॉर्मेशन टू द कोर्ट, दैट्स इट, यू कैन असिस्ट द कोर्ट, बट यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग हिम। जो पार्टी मर गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वकालतनामा खत्म। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मतलब सिविल जज हैं उनको भी नहीं इस बात की जानकारी होती। मैंने बहुत सारे केसेज में देखा है, आते हैं बड़े मजे से कह के जाते हैं ठीक है वकील साहब कंटिन्यू, सब्स्टिट्यूशन पिटीशन सालों साल नहीं लग रहा है, कंटिन्यू। खैर वो जाने, कानून का प्रोविजन ये है कि आपको करना कंटिन्यू नहीं है, सिर्फ सूचना देने भर तक के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए आप हैं। ओके, तो यहां पर एक पार्ट हम लोगों ने कवर कर दिया, डेथ ऑफ अ पार्टी। पार्टी की डेथ हो जाती है तो क्या सिचुएशन होगा, सिविल प्रोसीजर का, सिविल मैटर का, दैट इज द पॉइंट। अब आइए मस्ती वाली चीज में आते हैं, मैरिज। मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए मैरिज का जहां तक सवाल है इसमें सिर्फ एक ही रूल लिखा गया है, दैट इज रूल नंबर 7।
बहुत बार स्टूडेंट लोग ये कहते हैं कि सर ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये जो ऑर्डर 22 रूल 7 है, ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इसका वायोलेशन करता है। आप लोगों को लगता है क्या, बताना जरा। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात होती है और आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर, यहाँ पर औरत है, मर्द है, मेल है, फीमेल है, उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखिए यहाँ क्या सिचुएशन है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें कहते हैं द मैरिज ऑफ ए फीमेल प्लेंटिफ, यानी सिर्फ महिला की बात कर रहा है, मैरिज ऑफ ए फीमेल प्लेंटिफ, यानी महिला है, प्लेंटिफ है, महिला है, डिफेंडेंट है, शैल नॉट कॉज द सूट टू एबेट। महिला प्लेंटिफ है, महिला डिफेंडेंट है, उसका सूट खत्म नहीं होगा, सूट एबेट नहीं करेगा। बट द सूट मे नॉट विद स्टैंडिंग बी प्रोसीडेड with the judgment, and where the decree against a female defendant it may executed against her alone। बड़े काम की बात लिखी, मतलब जहां पर सिर्फ फीमेल प्लेंटिफ है, जहां पर सिर्फ फीमेल डिफेंडेंट है और उसकी शादी हो गई, उसका मैरिज हो गया, तो उसके मैरिज कर लेने से या शादी हो जाने से केस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब केस खत्म नहीं होगा। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। महिला रहने वाली थी कहाँ की, यूपी की, शादी करके चली गई कहाँ, कन्याकुमारी, कहाँ चली गई, तमिलनाडु, तो क्या केस को खत्म हो जाना चाहिए, सूट को एबेट हो जाना चाहिए? कहता है नो, सूट एबेट नहीं होगा। So the marriage of a female plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate, कॉमा, यहां पर कॉमा लगा हुआ है। आगे कहते हैं सूट जो है प्रोसीड करेगा, जजमेंट तक करेगा, यानी जजमेंट होगा उस केस में, शादी हो गई होने दो। अगर कोई डिक्री निकलती है कोर्ट की तरफ से और उस डिक्री में या तो महिला जीतेगी या तो महिला हारेगी, दो में से एक ही सिचुएशन, यानी या तो फीमेल के फेवर में डिक्री होगा, यानी डिक्री होल्डर हो जाएगी, या तो हार जाएगी तो जजमेंट डेटर हो जाएगी। सो वेयर द डिक्री इज अगेंस्ट फीमेल, मैं रिपीट कर रहा हूं, वेयर द डिक्री इज अगेंस्ट फीमेल, अगेंस्ट अ फीमेल डिफेंडेंट, फीमेल है, डिफेंडेंट है और डिक्री उसके खिलाफ है, मतलब वो जजमेंट डेटर है। अगर वो डिफेंडेंट है, कंसीडर करना इस पॉइंट को, आप लोग चाहे नोट कर लेना, कंडीशन है महिला होनी चाहिए, डिफेंडेंट होनी चाहिए और जजमेंट डेटर भी होना चाहिए। तो उस केस में अगर कोई एग्जीक्यूशन फाइल होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फाइल होगी, तो सिर्फ उस महिला को टारगेट करके, यानी उसी महिला से जो भी मैटर होगा, पैसा वसूलना या जिस चीज का मैटर होगा, वो उसके खिलाफ लाया जाएगा एग्जीक्यूशन। सो इट मे बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हर अलोन, अलोन का मतलब अकेले। और इसका सब रूल 2 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कहते हैं वेयर दी हस्बैंड इज बाई लॉ लाइबल, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत टेढ़ा मामला है। कहते हैं वेयर दी हस्बैंड इज बाई लॉ, बाई लॉ, कानून की दृष्टि से, कानून के हिसाब से, एज पर लॉ, अगर हस्बैंड लाइबल होता है वाइफ के कर्जे के लिए, वाइफ के लोन के लिए, अगर हस्बैंड लाइबल हो जाए, वेयर दी हस्बैंड इज बाई लॉ लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ हिज वाइफ, लास्ट टाइम, वेयर दी हस्बैंड इज बाई लॉ लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ हिज वाइफ। कर्जा किसने लिया? वाइफ ने। लोन किसने लिया?
वाइफ ने, लाइबिलिटी किसकी बन रही है? हस्बैंड की। क्यों बन रही है? कानून की वजह से। अब लोन लेते वक्त ये टर्म्स कंडीशन रखा होगा, बैंक ने रखे, पार्टी ने रखे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रखे, जिसने भी रखे, रखा होगा। हस्बैंड लाइबल हो गया। द डिक्री में, डिक्री कोर्ट के तरफ से अगर कोई डिक्री आती है में, विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के परमिशन से, बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द हस्बैंड ऑल्सो। मतलब लोन लिया वाइफ ने, हस्बैंड की भी हालत खराब होगी, क्योंकि यहां पर का प्रावधान ये कहता है, ऑर्डर 22 रूल नंबर 7 सब रूल नंबर 2, जो ये कहता है कोर्ट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने इस बात के लिए परमिशन ग्रांट कर दिया डिक्री में कि हस्बैंड के खिलाफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए, विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द हस्बैंड ऑल्सो, अगेंस्ट द हस्बैंड ऑल्सो, विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये कहानी हो गई। आगे सुनिए। इन केस ऑफ जजमेंट फॉर दी वाइफ, फॉर दी वाइफ इसका मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ जजमेंट फॉर दी वाइफ, इन केस ऑफ जजमेंट फॉर दी वाइफ, इन केस ऑफ जजमेंट फॉर दी वाइफ, मतलब ये डिक्री होल्डर है, यानी महिला के फेवर में डिक्री पास हो गई, महिला केस जीत चुकी है। अगर महिला केस जीत चुकी है, महिला के फेवर में डिक्री पास हुई है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री में, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री में विथ द सच परमिशन बी इशूड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द हस्बैंड, वेयर द हस्बैंड इज बाय लॉ इंटाइटल्ड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिक्री। मतलब कितना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड करके घुमा घुमा के कहानी दे दी है। आदमी की शादी, मतलब लड़की की शादी हो गई, हस्बैंड आ गया, हस्बैंड वहां पर लाइबल होगा भी नहीं भी। अच्छा, हस्बैंड लाइबल होगा औरत के कर्जे के लिए, लोन के लिए, उधार के लिए, फाइन के लिए, जो भी है डेट्स के लिए, कैसे होगा? विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट वसूला जाएगा, हस्बैंड की सैलरी कटेगी, हस्बैंड का घर जाएगा, नीलाम होगा, वॉटेवर जो भी है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट सब कुछ होगा। कितने दूर की बात कही। और यहां पर कहा कि अगर भाई आप अगर डिक्री होल्डर होते हैं तो एग्जीक्यूशन जो होने वाला है वो भी परमिशन से होगा, और वो एप्लीकेशन हस्बैंड लगाएगा। यहां देखिए, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के तरफ से एप्लीकेशन लगाने पर, हस्बैंड के एप्लीकेशन लगाने पर, अगर हस्बैंड को चाहिए कि भाई मैं उसके डिक्री होल्डर का फायदा उठाऊं, मान लीजिए वाइफ केस लड़ी, केस जीत गई, अब उसे मान लीजिए 500-700 करोड़ 100 करोड़ जो भी है, छोटा मोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट जो भी है, प्रॉपर्टी जीत गई, घर जीत गई, जो भी है। अब अगर चाहता है हस्बैंड कि उसके डिक्री होल्डर का मजा ले ले, कुछ फायदा ले ले, तो उसको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, विथ सच परमिशन बी इशूड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द हस्बैंड। क्या लिखा? विथ सच परमिशन बी इशूड, सच परमिशन बी इशूड, वो परमिशन जारी किया जाएगा अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के एप्लीकेशन लगाने पर किया जाएगा। कब? वेयर द हस्बैंड इज बाय लॉ इंटाइटल्ड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिक्री, जहां पर अगर हस्बैंड इंटाइटल होता है, हकदार होता है, तब। तो इसमें कहीं भी हस्बैंड की बात नहीं कह रहा है, यानी हस्बैंड की शादी होती है तो सूट खत्म होगा कि नहीं होगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब ये कानून एक तरीके से देखिए तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक तरफा बात करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, इसको प्रोविजन को देखेंगे तो। सर यहां क्या कह रहा है? फीमेल की शादी हो जाएगी तो सूट नहीं खत्म होगा। अच्छा, आदमी की शादी हो जाएगी तो सूट खत्म हो जाएगा, उसका तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं है। अच्छा ठीक है, औरत की शादी होती है, लड़कियों की शादी होती है, तो अपने घर छोड़ करके ससुराल चली गई, यूपी से एमपी चली गई,
या एमपी से यूपी चली गई। अगर वाइसे वर्सा सीन हो जाए, कोई आदमी जो है ससुराल में जाके बस जाए, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरे हिंदुस्तान में, ये कानून लिखने वाले को ही पता था ये आदमी कभी भी घर जमाई नहीं बन सकता, जो बनना चाहे तो कानून उसको ना बनने दे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए बहुत बार इसको कहा जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है एज पर आर्टिकल 14 और 15। हाँ जी, कोई कुछ बता रहे थे, बताइए। हाँ जी सर, मैं ये बोल रही थी कि ये जो लास्ट लाइन है ना सर, आपने बोला कि विद द परमिशन बी इशूड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ हस्बैंड वेयर द हाँ। हस्बैंड इज बाय लॉ एंटाइटल्ड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिक्री। हम्म। सर, हस्बैंड वाइफ में तो डिस्प्यूट भी होते हैं, और अगर अगर कोई वाइफ इस चीज को ऑब्जेक्शन कर दे कि डिक्री तो मैं जीती हूँ, एग्जीक्यूशन मेरे फेवर में होना चाहिए, मेरे हस्बैंड का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो सर। और कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ मैरिड तो होते हैं, लेकिन हम्म। उनके संबंध अच्छे नहीं होते, या वो हम्म। इकट्ठे नहीं रह रहे होते, हम्म। देन सर। दिन सर कुछ नहीं, सर क्या करेंगे उसमें? जज साहब को देखना है केस का फैक्ट एंड सरकमस्टांसेस। जज साहब को लगता है परमिशन देना चाहिए केस के फैक्ट के हिसाब से, तो परमिशन ग्रांट करेंगे। नहीं देना चाहिए तो परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे। नहीं सर, Then, अगर मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ को बिना बताए एप्लीकेशन लगा के परमिशन ग्रांट ले ली, तो क्या वाइफ उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन उठा सकती है? इसके ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑब्जेक्शन तो ले सकती है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ एक पॉइंट है, बहुत ध्यान से पढ़िए। वेयर द हस्बैंड इज बाई लॉ इंटाइटल्ड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिक्री, यानी कोर्ट इस बात को कंसीडर करेगा कि जिस डिक्री में ये जाके मजा लेना चाहते हैं, हम्म। वाइफ के फेवर में डिक्री हो गई, हम्म। वाइफ इज ए डिक्री होल्डर। हम्म। अब ये हस्बैंड हैं, ये मजा जी। लेना चाहते हैं, उस डिक्री होल्डर का एंजॉय करना चाहते हैं। जी। तो कानून पहले देखेगा कि क्या ये आदमी इंटाइटल्ड है भी कि नहीं है। वेदर हस्बैंड इज इंटाइटल्ड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिक्री, क्या इसको मजा लेने देना चाहिए, उसका हकदार बनता है कानून के नजरिए से कि नहीं। अगर कानून के दृष्टि से ये हक, मजा लेने का हक इसका बनता है, सब्जेक्ट मैटर में इंटाइटलमेंट इसको मिलता है, तब तो कोर्ट अलाउ करेगा, और नहीं बनता है तो नहीं अलाउ करेगा। जी सर। अभी क्लियर है? हाँ जी सर। वैसे तो सर मैं एक बात बताऊं, सर सिविल के एडवोकेट बहुत खराब होते हैं। वो कोई किसके? ना कोई सिविल के हाँ। सर, वो ना कोई एप्लीकेशन जरूर डाल देते हैं। जज बेचारा डिसाइड करता रह जाता है, जो नए नए जज आते हैं ना सर, हम्म। साल साल 2 2 साल की प्रैक्टिस वाले, वो तो पागल ही हो जाते हैं जब सीनियर्स एप्लीकेशन ले लेके आते हैं। सर बहुत बुरा हाल होता है सर। मेरे ना एक केस था, हम्म। मैं जब सीनियर के साथ प्रैक्टिस करती थी, तो हम्म। ऑपोजिट जो काउंसिल थे ना, हम्म। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त कह लो या बहुत अच्छे नोन है। तो वो क्या करते थे, पहले एक एप्लीकेशन डिसाइड हुई, एक एप्लीकेशन मूव ऑन कर दी उन्होंने। वो हम्म। जैसा आपने डिसाइड किया, उसको 4 5 डेटें लगाई, 6 महीने निकल गए। फिर उसके बाद वो 6 महीने बाद अगली डेट पे फिर वो ले आते थे, एक और एप्लीकेशन ले आते थे। हम्म। फिर 2 महीने वो एप्लीकेशन चलती थी, फिर तीसरी बार फिर एप्लीकेशन ले आते थे। सर, जिनके साथ मैं थी ना, मेरे सीनियर थे, हम्म। उन्होंने कोर्ट में जाके बोल ही दिया, हम्म। कहते सर क्या मखौल बना रखा है, हर डेट पे कोई ना कोई एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं, कहते केस लड़ना है कि नहीं लड़ना। लेकिन ये गलत है। अब एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो किस चीज़ की लगा रहे हैं वो भी देखनी पड़ेगी ना। और वैसे अगर एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो सिविल जज को ये देखना है, ठीक है, उसको लगाने से तो मना सिविल जज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकता लेकिन सर। सिविल जज को क्या करना है, ऑन द स्पॉट डिसाइड करो, रिजेक्ट करो। लेकिन नहीं करते सर। वो नहीं करेंगे यही ना, तो क्योंकि होता है रीजन सर। ऑर्डर निकालना है। अब वो रीजन ऑर्डर। बेचारे, सर बेचारे साल 2 साल के एक्सपीरियंस के होते हैं, वो तो डरते हैं अगर हमने रिजेक्ट कर दी और हमारी क्लास लग जाएगी, भाई रिप्लाई लेकर आओ। उनको रीजन ऑर्डर करना है, रीजन ऑर्डर कहाँ से करेंगे? सर वो रिप्लाई पे लगा देते थे, बस और वही बात है। मेरे सीनियर हर एप्लीकेशन का रिप्लाई दे रहे होते थे। बेचारे परेशान हो जाते हैं, इनके वो ड्राफ्टिंग में तबीयत खराब हो जाती है। चलो। हाँ जी, बहुत ड्राफ्टिंग की सर उस केस के लिए।
बट मैं आपको बता रही हूँ कि सिविल के जो धुरंधर एडवोकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं केसेस का। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम हार्डकोर प्रैक्टिकल बात आप कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी नॉलेज चाहिए ना। मैं वही हम्म। कह रही हूँ सर, नॉलेज हाँ। चाहिए। ऐसे तो आंख बंद करके कोई एप्लीकेशन मूव करेगा ना, और इतनी बारीकी से लोग जो अब जो केस को डील कर रहा है उसको तो सारे नॉलेज है केस का। जी सर। और उसके साथ एप्लीकेशन कौन सी कब लगानी इसका भी, मतलब कौन सा तीर कब चलाना है। यही काम है हम्म। वकालत का, और काम क्या है। हमें तो बस जी तीर सर। चलाना है, कौन सा तीर चलाना है, बस लगे ना लगे वो अपना काम है करने का। सर मैंने अपने सीनियर को 2 साल छोड़ दिया था, 2 साल बाद एक केस में मैं गई थी वहां पर। तो हम्म। वही जो मेरे मित्र थे, वो उसी केस को सर अभी भी वो कर रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे उस पे, हम्म। उसी केस पे। और अभी भी वो कुछ नहीं हुआ था। वो हम्म। यही कह रहे थे कि सर ये केस ना इस कोर्ट में नहीं चल सकता, ये केस इस कोर्ट में नहीं चल सकता। मतलब जो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है केस का। जी सर। मैं वही तो कह रही हूँ। मैं 2 साल बाद, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने वो केस आया सीट छोड़ने के बाद। तब भी हम्म। वो वहीं पे ही था सर कि केस चलाएगा कि नहीं चलेगा अभी। पार्टी की दुर्गति हो जाती है ना इसमें। हम्म। पार्टी की दुर्गति हो जाती है, मतलब ये वो वकील ऐसे कर रहे हैं जिनको मतलब पूरी जिंदगी ही चलानी है केस से। सर वो बहुत खराब एडवोकेट है वो तो। वो हम्म। चाहे तो वो कहते हैं जी, वो ना केसेस को रोलर कोस्टर की तरह चलाना पसंद करते हैं। मतलब कि हम्म। पार्टी सर खुद दुखी हो के ना, खुद ही हम्म। कहती है भाई हमें खत्म करवा दो, प्लीज कॉम्प्रोमाइज करो या हम्म। छोड़ दो इस केस को। और वो इतनी उसके लिए दुखी भी आ जाती हैं। उसके लिए भी फीस लेंगे। वो उसके लिए भी फीस लेते हैं, भाई ये काम तू मेरे से एक्स्ट्रा करवा रहा है, इसकी हम्म। फीस दे। सर बहुत बहुत मतलब कि देखो सर उनका क्या तरीका है। केस लड़ रहे हैं ठीक है, हम्म। अपनी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं ठीक है। हाँ। पहले साल 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 सर वो बिल्कुल प्रेशर नहीं डालते हम्म। रिटर्न स्टेटमेंट के लिए या फिर सम्मन के लिए। हम्म। वो चल रहा है, फिर उसके बाद वो खुद वहां पे पेश होना बंद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हम्म। फिर सर वो केस डीआईडी हो जाता है। हम्म। फिर उनकी पार्टी कहती है कि सर हमारे केस का और अरे वो डिसमिस डिफॉल्ट कर दिया, जज बहुत खराब था तुम्हारा, वो ये वो, अच्छा ठीक है सर। फिर डिसमिस इन डिफॉल्ट को सेट असाइड करवाने के लिए वो हम्म। साल साल भर ले लेते हैं सर, 6 महीने साल निकाल देते हैं। अच्छा जी। फिर वो जो डिसमिस इन डिफॉल्ट है सर, वो एप्लीकेशन फिर वो चलती है, आपको पता ही है। हम्म। 1.5 साल सर वो चलती है। हम्म। फिर जाके वो केस रिस्टोर होता है। हम्म। ठीक है सर, रिस्टोर होएगा, फिर वो एविडेंस चलानी शुरू करते हैं, थोड़ी सी करवाते हैं। हम्म। मेरे ख्याल से एक या दो मुश्किल से। हम्म। उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। हम्म। फिर डीआईडी करवा देते हैं। हम्म। फिर उसकी रिस्टोरेशन में 2 साल लग जाते हैं। अच्छा जी। तो सर ऐसी प्रैक्टिस है उनकी, इतनी देर में तो सर प्लेंटिफ ही दुखी आ जाता है। और अगर सर रिस्पोंडेंट है तो एक्सपर्ट ही हो ही जाएंगे। हम्म। सही बात है। ऐसे ऐसे केस चलाते हैं सर। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो कोई बहुत बढ़िया पार्टी है, तो उसको हम्म। कहेंगे तू बैठ जा मैं अपने आप देख लूंगा। सर पूरा केस खत्म। आपको पता है एक्स हम्म। पार्टी हो गया, वो नहीं हम्म। आए, नहीं आए, चल रहा हम्म। है केस, चल रहा है, सारी एविडेंस होगी, सब कुछ हो गया, बढ़िया हम्म। ढंग से केस हो गया। अब हम्म। हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं। हम्म। भाई अब हमारा केस फाइनल स्टेज पे है, हम अपने क्लाइंट को बोल रहे हैं भाई अब तो केस खत्म होने वाला है, सारी गवाहियां होगी, सब कुछ हो गया। हम्म। सर वो लेके आ जाएंगे एक्स हम्म। पार्टी सेटिसाइड। तो उसको फिर उसको सुनेंगे, फिर उसको सुनने फिर में सर लगा देंगे। फिर सर पूरा केस फिर दोबारा, एविडेंस फिर दोबारा से प्रॉपर होएगी, क्योंकि उसको तो एविडेंस अपनी रखने का मौका नहीं मिला, उसको क्रॉस करने का मौका नहीं मिला। नहीं तो कभी कभी ऐसे ऐसे वकील साहब को ना कोई मतलब इतने टक्कर का कोई जज नहीं मिला, नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, केस को सर मतलब वो एप्लीकेशन केसेस को डिसमिस कर रोलर देंगे। कोस्टर की तरह चलाते हैं। नहीं वो डिसमिस कर देंगे, फिर वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना शुरू। सर मैंने तो देखा नहीं आज तक डिसमिस, वो डिसमिस नहीं करते ना सर, डीआईडी हो जाता है, हम्म। हम्म। तो फिर रिस्टोर करवा लेते हैं। नीचे हम्म। नहीं जाएंगे तो अच्छा हाई कोर्ट तक वो जाते हैं, तो कहते हैं अच्छा यहाँ नहीं होएगा तो मैं सेशन में चला जाऊंगा, सेशन में नहीं होगा तो मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा। हम्म। तो ऐसे खेलते हैं सर वो सिविल केसों के साथ। खेलना नहीं चाहिए ऐसे, हालांकि ये नहीं सर करना खेलते चाहिए हैं, था। कभी कभी मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ कि तुम केस को लटकाते रहते हो, लटकाते रहते हो। हम्म। पर वो कहते हैं कई बार लटकाने का भी बेनिफिट होता है, कहते हैं जो सामने वाली पार्टी होती है उसको इसी पे दुखी करना होता है कि
कुछ हो नहीं रहा, कहते कई बार वो इसी दुखी परेशानी में ही आके कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। ओ, मतलब वो माइंड से खेलते रहते हैं लोगों के। हाँ जी, माइंड से खेलते हैं वो। हम्म, चलिए केस जाने को दीजिए। सिरे नहीं लगने देते। ओ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है उनका। आप इतना सर कमांड बना मेरी लो सर कि बात फिर ये उनके नहीं ना है हर कि वो एप्लीकेशन ऐसे का हैं। जवाब दे देना आप, टक्कर में सर आ जाए। ये बात नहीं है कि वो ऐसे हैं, बट ये है कि उनसे बहुत सीखने को मिलता है। ऐसे भी केसेस ऐसे भी लड़े जाते हैं, अगर सामने वाले को दुखी करना है तो। मैं कह रहा हूँ कि आप ना इतना, आप इसकी तगड़ी वो कर लो, प्रैक्टिस कर लो कि आप उनसे टक्कर ले लो। आप क्या हर बात पे टाल लेके आ रहे हो? मैं हर काट मतलब हर का जवाब दे देती हूँ, रिप्लाई। ले भाई, तो आज सर फाइल यही पर आज मजा यही आ तो मैं जाएगा। चाहती हूँ कि मैं बनूं, ऐसी ही तो बनूं। कोई ऐसे ऐसे जो एडवोकेट्स आते हैं उनको टक्कर का जवाब दो, ताकि उनकी एप्लीकेशन ही डिसमिस हो जाए। अब आपका ऐसा होना चाहिए ड्राफ्टिंग की, जज साहब का अलावा भाई डिसमिस करता हूँ आप, तो फिर हम्म। खराब लगेगा ना उनको। मैडम आप ऐसे जज बनिए जो इनकी डिसमिस कर सके, की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर जज बाउंड होते हैं, मैं बाउंड नहीं नहीं, होना डिस चाहती। मैं खुले खुले डिसमिस कर खुले पंख फैला डिसमिस के करने छोड़। के लिए बाउंड डिसमिस करने के लिए बाउंड नहीं होते ना मैडम। वो नहीं, तो जज उनकी बाउंड डिसमिस होते हैं पावर सर। कर सकते हैं। जजेस नहीं, बाउंड होते अलाउड हैं। अलाउड करना जरूरी थोड़ी ना है हर बार। देखिए, कहीं प्रवीण जी पहुंच गए आपके यहाँ कोर्ट में जज बन के, तो ये हम्म। पक्का आपके फेवर में डिसमिस करा देंगे सब केस। आपका मैडम थी, तो जब वकील साहब सोचते रहेंगे ये ऐसे कैसे हो गया। सर ऐसी भी प्रैक्टिस है, आप देख लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी प्रैक्टिस भी है कईयों की। कोई ऐसे भी लोगों के दिमागों के साथ ऐसे खेलते हैं। सर हाँ। डीआईडी हो गया, हमारे पार्टी हो गया, ये एक्स्ट्रा हमारे यहाँ काम। तो हमारे यहाँ तो सर कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि भी फर्स्ट टाइम एक्स पार्टी में आप ईयर हो रहे हैं सेटर साइड में, या सेकंड टाइम। अगर कोई सेकंड टाइम हो रहे हैं तो हम्म, एप्लीकेशन डिसमिस कर देते हैं। अगर फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। यही होना ही चाहिए, यही प्रैक्टिस सही है, यही होना भी चाहिए। सर होनी तो ऐसे ही चाहिए। बट सर सेकंड मैंने टाइम। तो देखा है। सर मैंने 138 के केस में देखा था, हम्म, चेक बाउंस के केस में। हम्म, मेरे सीनियर थे। सर मैं अभी एक हफ्ता ही हुआ था बड़ी मुश्किल से उनकी सीट पे पहुंचे हुए। हम्म, तो वो उन्होंने मेरे को फाइल दे दी 138 की। कहते ये ना जाना है, इसमें डेट लेनी है, ऐसे करना वैसे करना। आपको हम्म, पता है जूनियर्स को क्या बोला जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। हम्म, तो उससे पहले सर मैं ना किसी चेक बाउंस के एडवोकेट थे उनके पास थी, मैंने उनके पास 6 महीने लगाए थे सिर्फ। तो मैं जब उनकी सीट पे गई सर, 1.5 साल, हम्म, मोर देन 1.5 ईयर, यानी कि 2 साल से 2 महीने कम होगा मुश्किल से। तो सर अभी तक उन्होंने वो जो कंसिडरेशन होती है ना सर, हम्म, चेक बाउंस के केस लगने के बाद कंसिडरेशन का जो केस होता है सर, हम्म, जहाँ पे हम लोग चेक को जो चेक को एग्जीबिट करते हैं कोर्ट में जाके, हम्म, वो भी नहीं किया था सर। क्यों? और मुझे नहीं पता क्यों, बट सर डेट पे डेट लग रही थी और हम्म, कंसिडरेशन भी चल रहा था वो। बताइए। और मैंने मैंने सर को उसमें पर डेट फिक्स होंगे ना कि भाई पर डेट इतने मिलेंगे, इसलिए ये जितनी नहीं ज्यादा सर, लंबी डेट्स मिलेंगे। नहीं सर, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। चलो पर डेट का तो चलो कुछ है, लेकिन प्रैक्टिस देखिए ना, 2 साल से कंसिडरेशन नहीं हुई। आगे से जज ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं बोला कि आप कंसिडरेशन करके इसको खत्म करो जी। तो और हम्म, जो इनके पास तो मैं पहले थी सर, वो तो जिस दिन केस लगाया उससे हम्म, नेक्स्ट डे ही सब कुछ एग्जिबिट वगैरह सब खत्म, और सीधा सम्मन पे। नेक्स्ट उससे जो नेक्स्ट डेट होती थी, विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर सम्मन में पहुंच जाते थे। बताइए। और मैंने सर को ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा सर 2 साल होने वाले हैं, अभी तक कंसिडरेशन नहीं हुई। वो मेरे को ऐसे देखे घूर घूर के, तो पार्टी के सामने बोल रही है। फिर मैं चुप कर गई, इशारा समझ गई उनका, और मैं बिल्कुल शांत हो गई। मैंने कहा पापा यहाँ नहीं बोलना, मार खाऊंगी। चलिए, कोई ऐसी दिक्कत ऐसी नहीं। प्रैक्टिस है सर। हाँ, कोई, आप एक बार सीख लें फिर उसके बाद तो सिविल में तो कम से कम वो कर ही लेंगे आप, ये जो नहीं जितना। सर, हाँ,
मेरी सर यही कोशिश है, मेरे जितने भी क्लाइंट है ना सर, वो सारे खुश इसी पॉइंट से रहते हैं कि मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ सर, लटकाने वाला। मेरे नहीं, को ये होता है कि लटकाने वाले नहीं, ऐसे लोगों को जो काम जवाब देना जितना चाहिए। जल्दी खत्म हो सकता है उसको खत्म करो। सर हाँ सर, मैडम बताएं। कई बार मजबूरी भी होती है। क्लाइंट जो होते हैं, कितने बार क्लाइंट होते हैं सर, फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वकील साहब क्या करेंगे उसमें? ऐसा अब उनको काम देखना ना है सर। क्लाइंट दे नहीं रहा, मांग रहा है कंसिडरेशन, नहीं दे रहा, क्या करेगा वकील साहब? कोई नहीं चाहता कि केस अपना खराब करे, कोई नहीं चाहता ऐसे ही करे, लेकिन क्लाइंट वैसा कर देता है कि आदमी मजबूर हो जाता है कि ठीक है, जो आप कहे वही करेंगे, दिन को तो दिन, रात को तो रात। हो सकता है आपकी बात भी सही है सर, हो सकता है ये बात, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि जिन दो एडवोकेट्स के बारे में बात कर रही हूँ आपसे, उन लोगों का फीस का क्या इशू रहता है, कैसे वो लोग फीस लेते नहीं, हैं, क्या क्लाइंट करते हैं। जो है ना मैम, क्लाइंट ऐसा करवाता है, कोई वकील साहब नहीं करते। हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ ही के आए होंगे, वो भी इतना ही मेहनत किए होंगे जितना हम लोग आज आज कर रहे हैं।